सो वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर 1186 हमारे सामने आ चुका है और इस चैप्टर के अंदर फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर की भी वापस से एंट्री हो चुकी है। और चैप्टर के आखिर में जो लूफी ने भाई ईमू के साथ किया है भाई, वो तो इस चैप्टर का सबसे बेस्ट पार्ट था। तो अभी हम ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा चैप्टर के अंदर ही चलते हैं। चैप्टर का स्टार्टिंग यहाँ पे एस्पीरिया किंगडम से होता है, जहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ इनका जो फाइट है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। बट एस्पीरिया किंगडम का कोई भी यहाँ पे गिव अप नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको किसी भी तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट से अपना जो इंडिपेंडेंस है वो बरकरार रखना है। सीन उसके बाद यहाँ पे ब्रुक की तरफ शिफ्ट होता है, जो अभी के टाइम पे एस्पीरिया पैलेस के अंदर गया हुआ है और वो अपने सामने अभी के टाइम पे जो भी कुछ देख रहा है उससे वो पूरी तरीके से सदमे में है। उसको लिटरली अपने आंखों पे ही सही से भरोसा नहीं हो रहा है और उसका दिमाग अभी के टाइम पे पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका है। बट स्टिल वो किसी तरीके से किंग ल्यूवेन के सामने जाता है और वहां पे जाने के बाद वो ये देखता है कि किंग ल्यूवेन के अभी के टाइम पे जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और इसीलिए वो पूरी तरीके से घबरा जाता है और वो ये बोलता है कि डॉक्टर, अबे डॉक्टर कहाँ है, जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाओ, हमारे किंग की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। बट इस पॉइंट तक एक्चुअली ब्रुक को भी समझ में आ जाता है कि किंग ल्यूवेन मर चुके हैं। बट स्टिल यहाँ पे वो बहुत ज्यादा डेस्परेट होकर बिग ब्रो चिल्लाता है और वो ये बोलता है कि बिग ब्रो बस कुछ देर रुक जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से बचा लूंगा। बिग ब्रो बोलते हुए ब्रुक को एक्चुअली में वो वाली बात याद आती है जब ब्रुक और ल्यूवेन पहली बार मिले थे, क्योंकि उसी जगह पे एक्चुअली में ब्रुक ने ये डिसाइड किया था कि वो अब से ल्यूवेन को बिग ब्रो करके बुलाने वाला है। ब्रुक यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा डेस्परेट होकर बिग ब्रो चिल्ला रहा है और वो ये बोल रहा है कि डॉक्टर कहाँ है, जल्दी से एक डॉक्टर आओ यहाँ पे। और इसी पॉइंट के अंदर हमें यहाँ पे ईमू को भी दिखाया गया था। शूरी उसके बाद ब्रुक से बोलती है कि ब्रुक, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे सामने ये जो बंदा लेटा हुआ है वो मर चुका है। तो ब्रुक यहाँ पे रोते रोते बोलता है, हैं? ब्रुक उसके बाद यहाँ पे सीधा खड़ा होता है और वो सिगरेट पीते हुए बंदे को बोलता है कि ये तूने मेरे प्रिंसेस शूरी के साथ क्या क्या है, जल्दी बता। मैं यहाँ पे प्रिंसेस शूरी को तब से देख रहा हूँ जब वो एक छोटी बच्ची थी और मुझे पता है कि वो ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं प्रिंसेस शूरी के बारे में नहीं जानता। तूने ही कुछ किया होगा जिस वजह से प्रिंसेस शूरी ने ऐसा कुछ किया होगा। तो शूरी यहाँ पे साइड से बोलती है कि अच्छा, तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो ना, तो क्या तुम्हें यह पता था कि मैं एक्चुअली में एक सेलेस्टियल ड्रैगन हूँ और ये मरा हुआ इंसान एक्चुअली में मेरा कोई बाप नहीं था। तो ब्रुक उसके बाद यहाँ पे चिल्ला के बोलता है कि क्या बकवास कर रही हो, तुम अनडाउटेडली किंग ल्यूवेन की ही बेटी हो, ये एक फैक्ट है। तो शूरी बोलती है, अच्छा तो क्या तुम ये बात प्रूफ कर सकते हो? तो ब्रुक बोलता है कि ये बात बिल्कुल इररेलेवेंट है, क्योंकि एक फादर और डॉटर का जो बॉन्ड है वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसके बाद शूरी यहाँ पे बोलती है कि कुछ भी मत बोलो, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 16 साल इस कंट्री के अंदर बर्बाद करे हैं, जबकि मुझे एक सेलेस्टियल ड्रैगन की तरह बड़ा होना था और इस बात की वजह से मुझे अभी के टाइम पे कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है तुम नहीं समझ सकते हो। शूरी उसके बाद हमें यह बताती है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एक्चुअली एस्पीरिया किंगडम से कोई 1000 स्लेव्स की डिमांड करी ही नहीं थी। उन लोगों ने सिर्फ यहाँ पे शूरी की डिमांड करी थी, बट किंग ल्यूवेन ने यहाँ पे शूरी को वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथों हैंड ओवर करने से मना कर दिया था। शूरी उसके बाद ब्रुक से बोलती है कि तुम्हारा किंग एक घंटे का किंग है जिसने सिर्फ एक इंसान को बचाने के लिए अपने पूरे कंट्री को ही दांव पे लगा दिया और इसीलिए मैंने इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके तुम्हारे किंग को मार दिया ताकि ये वार खत्म हो जाए। तो ब्रुक बोलता है कि अरे इससे तो हमारा कंट्री और ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि एक किंग के बिना हमारा जो कंट्री है वो एक लॉलेस जोन बन जाएगा। तो शूरी बोलती है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हमें यहाँ पे उस सिगरेट पीते हुए इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम सेंट मैनमेयर होता है। तो वो यहाँ पे ब्रुक से बोलता है कि अभी मुझे याद आया कि तुम कौन हो, तुम एक्चुअली में वही बच्चे हो ना जो हमेशा कैंडल के साथ रहता था। और ये बात बोल के वो बंदा जब अपनी आंखें खोलता है उसको देख के ब्रुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि उस बंदे के पास एक्चुअली में वही आंखें हैं जो प्रिंसेस शूरी के पास थी। मैनमेयर उसके बाद यहाँ पे ब्रुक को बताता है कि हम यहाँ पे शूरी जैसी एक छोटी बच्चे के लिए तुम्हारे जैसे बैकवर्ड कंट्री के अंदर ऐसे ही नहीं आए हैं। हम लोग बेसिकली यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि तुम्हारी जो शूरी है वो एक रेयर बच्ची है जो डिफरेंट आंखों के साथ पैदा हुई है और ये चीज हमारे ग्रेट ईमू सामा को चाहिए और इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। सो बेसिकली मैनमेयर के पास अभी जो तुम डिफरेंट आंखें देख रहे हो वो शूरी की आंखें हैं। मैनमेयर उसके बाद यहाँ पे उन आंखों के बारे में कुछ और भी बताने वाला होता है, लेकिन उसी टाइम पे ईमू सामा उसको रोक देता है। जिसके बाद मैनमेयर यहाँ पे ईमू सामा को बोलता है कि सॉरी ईमू सामा, मुझे माफ कर देना। और इसी के बाद ही वो यहाँ पे शूरी को बोलता है कि शूरी चलो यहाँ से हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम खत्म हो चुका है। जिसके बाद ब्रुक यहाँ पे बोलता है, रुको, ये कोई सपना है ना, क्योंकि प्रिंसेस शूरी मैंने तो तुम्हारे डायपर्स तक चेंज किया है और मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। जिसके बाद शूरी यहाँ पे बोलती है कि तुम्हारा ये मेरे सामने रोना धोना सबसे ज्यादा पैथेटिक है और वैसे भी मैं ये चीज डिजर्व करती हूँ कि मुझे इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिले और अगर मैं इसके लिए होली लैंड के अंदर जाती हूँ उसके बाद मुझे तुम्हारी और कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। शूरी की यहाँ पे ये सब बात सुन के ब्रुक को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो ये सोचता है कि प्रिंसेस शूरी तुम हमेशा मेरे लिए एक एंजल की तरह थी और मैं तो कितना हेल्पलेस इंसान हूँ कि मैं अपने बिग ब्रो को भी नहीं बचा पाया था जिसने मेरी जिंदगी बचाई थी। और यही सब बातें सोचते हुए ब्रुक यहाँ पे अपने हाथों से अपने तलवार को गिरा देता है। बट शूरी यहाँ पे ये सब चीजें नहीं देखती है और वो यहाँ पे सीधा अपनी जो तलवार है वो ब्रुक के सर में से घुसा देती है। ब्रुक को यहाँ पे लगने लगता है कि वो मरने वाला है, इसीलिए वो गाना गाते गाते बेहोश हो जाता है। शूरी और मैनमेयर को भी लगता है कि ब्रुक यहाँ पे मर चुका है, इसीलिए वो भी यहाँ से चले जाते हैं। बट उसके अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि ब्रुक एक्चुअली में कोई मरा नहीं है, बल्कि एस्पीरिया किंगडम के जो लोग हैं उन लोगों ने ब्रुक का अच्छे से ट्रीटमेंट करके उसको बचा लिया है। बट ब्रुक को यहाँ पे बचते
हुए देख के लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक भी है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि एक इंसान के सर में से तलवार घुसा है, स्टिल वो जिंदा कैसे है। ब्रूक यहाँ पे उठते ही किसी भी चीज के बारे में ना सोच के सीधा लोगों से ये पूछता है कि हमारा किंग कहाँ है। तो लोग यहाँ पे ब्रूक से बोलता है कि हमें नहीं पता है कि आपको इस इंसिडेंट के बारे में कितना कुछ याद है, बट हम आपको ज्यादा कुछ बता के बहुत बड़ा शॉक नहीं देना चाहते हैं। बट स्टिल यहाँ पे ब्रूक बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे जल्दी बताओ कि क्या क्या हुआ है। तो लोग यहाँ पे ब्रूक को बताते हैं कि हम यहाँ पे ये वाला वार हार चुके हैं और हमने अपने किंग को भी खो दिया है। और बहुत सारे लोगों ने ये तक विटनेस किया है कि प्रिंसेस शूरी को वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले लेके जा रहे हैं। ऊपर से यहाँ पे अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग इस कंट्री को छोड़ के भाग चुके हैं, बट इससे एक्चुअली में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम पे वो लोग जहाँ पे भी जाएंगे उनको रिफ्यूजीज की तरह ही ट्रीटमेंट मिलने वाला है। और ये सब बातें सुन के ब्रूक को यहाँ पे सारा कुछ याद आता है जो उसके सामने हुआ है, जिसके बाद वो जोर जोर से रोने लगता है। वो तो इतना जोर जोर से चिल्ला के रोता है कि उसके सर से वापस से खून निकलने लगता है। और यहीं पे ब्रूक का बैक स्टोरी खत्म होता है, जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर आते हैं। ब्रूक उसके बाद सबको ये बताता है कि किंग के मर्डर के बाद प्रिंसेस शूरी जैसे पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। शूरी को देख के लिटरली उस टाइम पे बॉडी के अंदर एक चिलिंग सेंसेशन फील हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि शूरी एक डीमन बन चुकी है। और इसके बाद ब्रूक यहाँ पे अपने सारे क्रूमेट से ये पूछता है कि गाइस क्या ये चीज गलत होगा अगर मैं लास्ट टाइम के लिए प्रिंसेस शूरी के ऊपर अपना फेथ दिखाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो भी बस एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की विक्टिम है, और अगर वो कोई विक्टिम है तो मैं पूरा जोर लगा के उसको बचाना चाहता हूँ। और ब्रूक को बेसिकली यहाँ पे शूरी एक विक्टिम इसलिए लग रही है क्योंकि शूरी ही वो बंदी थी जिसने ब्रूक को यहाँ से भाग जाने के लिए बोला था। जिसके बाद ब्रूक यहाँ पे अपने सारे क्रूमेट्स को ये बोलता है कि प्लीज एवरीवन लैंड मी योर स्ट्रेंथ। और ब्रूक की यहाँ पे ये रिक्वेस्ट सुन के सारे क्रूमेट्स यहाँ पे पंप्ड अप हो जाते हैं। जिनमें बोलता है कि अरे इन सब के लिए फॉर्मली पूछने की जरूरत नहीं है, जल्दी चलो, हमें उस बर्फ के टुकड़े को तोड़ना है और शूरी को बचाना है। नामी बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं तो अपने लाइटनिंग से उसको तोड़ने की कोशिश करूंगी। तो फ्रैंकी यहाँ पे साइड से रोते रोते बोलता है कि इस काम के लिए तो मेरा रेडिकल बीम सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जिन सब बातों को सुन के यहाँ पे उसो बोलता है कि अरे उस बर्फ के ऊपर तो मेरा कोई भी एक्सप्लोसिव काम ही नहीं आने वाला है, तो मैं क्या करूं। बट ब्रूक यहाँ पे इन सब बातों को सुनने के लिए एक सेकंड भी यहाँ पे नहीं रुकता है और वो यहाँ पे सीधा उसी साइड में भागता जाता है जहाँ पे शूरी को कैप्चर करके रखा है। सीन उसके बाद यहाँ पे एल्बाफ के स्कूल के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पे लूफी अपना खाना खा रहा होता है। लूफी उसके बाद यहाँ पे ये बोलता है कि वो जो क्रेजी बंदा अभी के टाइम पे एल्बाफ के अंदर आया है वो एल्बाफ का एनिमी है, जिसका मतलब यह है कि वो मेरा भी एनिमी है। और अभी के टाइम पे तो मेरे अंदर पावर ओवरफ्लो कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी हार ही नहीं सकता हूँ। और यही सब बोल के वो ईमू की तरफ निकल लेता है। सीन उसके बाद यहाँ पे लोकी और ईमू के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पे लोकी यहाँ पे ईमू से बोलता है कि अरे तुम लोग तो कितने गंदे हो, तुम लोग तो बच्चों को किडनैप करते हो, तुम लोगों से कुछ और नहीं होता क्या। तो ईमू यहाँ पे लोकी को बोलता है अच्छा तुम्हें शायद इसके पीछे का मेन रीजन नहीं पता है, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम एक्चुअली में बच्चों को किडनैप क्यों ही कर रहे हैं। ईमू उसके बाद लोकी को यह बताता है कि 800 साल पहले जो तुम्हारे ये जायंट रेस हमारे सामने हारे थे वो इसीलिए हारे थे क्योंकि वो लोग भी अपने बच्चे को ही बचा रहे थे। जिसको सुन के लोकी बोलता है क्या 800 साल पहले, अबे क्या ही बकवास कर रहा है। और यही सब बोलते हुए वो ईमू के ऊपर अटैक भी कर देता है। जिसके बाद ईमू यहाँ पे बोलता है कि कुछ 100 सालों के अंदर एक रेस का नेचर कभी चेंज नहीं होने वाला है, और जैसे ही हम सारे बच्चों को किडनैप कर लेंगे वैसे ही जायंट्स भी यहाँ पे अपने घुटने पे आ जाएंगे। और एक और चीज याद रखना कि हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है और तुम लोग हमेशा मेरे गुलाम ही रहोगे। ये सब बातों को सुन के लोकी को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये बोलता है कि अबे तू बोलना क्या चाह रहा है। और उसी टाइम पे पीछे से यहाँ पे लूफी आता है और वो आते ही ईमू के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है और वो ये बोलता है कि एल्बाफ से दफा हो जा बेवकूफ। और भाई लूफी का ये वाला पंच एकदम देखने लायक था। इसके आगे एक्चुअली स्टोरी के अंदर क्या होने वाला है वो हमें अगले हफ्ते पता चलने वाला है, क्योंकि यही पे आके एक्चुअली में चैप्टर 1186 खत्म हो गया है। और यहाँ पे ये वाला सिनेरियो देख के तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमें लूफी वर्सेस ईमू का बैटल देखने को मिलने वाला है। वैसे इसके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्या होगा वो तो हमें अगले हफ्ते ही पता चलने वाला है, बट आप लोग टेंशन मत लो क्योंकि जब वो वाला चैप्टर आएगा मैं उसको भी कवर करूंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो मिस नहीं करना है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से सिलेक्ट करके रख देना। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।